Class, in the previous part, we have started with the new topic, and the last one of for this chapter, the form of business organization, was the joint stock company. तो joint stock company में हमने क्या पढ़ा था? Let's revise it quickly. तो joint stock company में हमने देखा था कि जो एक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड जो परपेचुअल सक्सेशन में नेचर रखती है, मतलब कि मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी इज कंटिन्यूस फॉर एवर। ठीक है। प्लस कंपनी के पास क्या होती है, खुद की एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील क्या थी? जैसे एक पर्सन, नेचुरल पर्सन जो है वो साइन कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, ऐसे ही जो कंपनी है, क्योंकि वो साइन तो नहीं कर सकती क्योंकि वो एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? कॉमन सील, द स्टैम्प। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो कंपनी की बागडोर है, जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन संभालता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है, बीओडी, जिसको की इलेक्ट किया होता है शेयर होल्डर ने। और जो शेयर होल्डर है वो कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, एंड बीओडी वाज द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो कंपनी है, कंपनी में कंट्रीब्यूशन, कैश कैपिटल कैसे आता है? बाय इश्यू ऑफ शेयर आता है। देन हमने देखा था कि एक प्राइवेट कंपनी पे शेयर ट्रांसफरेबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन होती है, बट एक पब्लिक कंपनी पे ऐसा कुछ नहीं होता, दे कैन बी फ्रीली ट्रेडेड ऑल टुगेदर। अब हमें क्या पढ़ना है? फीचर्स पढ़ना है। अब अगर तुमने रिवीजन को अच्छे से देखा है, मतलब अभी जो 2 मिनट मैंने बोला, प्लस तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज किया है, तो फीचर तुम क्या कर सकते हो? डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। हमने डेफिनेशन देखी थी ना कंपनी की, ये ब्लू हाईलाइटेड। तो पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये भी कॉन्सेप्ट से निकल गया। फॉर्मेशन तो हम हमेशा पढ़ते ही है हर एक फीचर में। ठीक है। देन उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन भी कहाँ से निकल गया? डेफिनेशन से। और मैंने तुम्हें बताया कि जो एक्टिविटीज है, कंपनी का काम धंधा है, वो कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है। तो कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिंक करके याद कर सकते हो। देन उसके बाद जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। और उसके बाद कंपनी में हमने न्यू चीज देखी, एक तो कॉमन सील, एंड देन हम बात करेंगे फिर रिस्क बियरिंग की। ओवरऑल तुम्हें याद क्या रखना है अलग से, वो एक बार मैं मार्क कर देती हूँ। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन कॉन्सेप्ट से निकल गया, सेपरेट लीगल एंटिटी ये भी देख लिया। ठीक है। फिर उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कॉन्सेप्ट है, और फॉर्मेशन हम हर एक जगह से पढ़ती है। कंट्रोल को भी वैसे तो पढ़ते हैं, बट स्टिल इसको तुम अलग से याद रख लेना, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है? बीओडी के हाथ में, क्योंकि बीओडी ही क्या करता है? सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। ठीक है। और बीओडी ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, एक पर्सन नहीं है। लायबिलिटी भी आ जाएगी। कॉमन सील याद रखना है, सॉरी, कॉमन सील तो याद रखने की बात ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से निकल गया। अगर डेफिनेशन तुमने याद कर रखा है तो वहां से निकल जाएगा। प्लस रिस्क बियरिंग याद रखना है। तो तुम्हें टोटल 8 फीचर्स में से सिर्फ 2 याद रखने हैं, बाकी 6 तो देखो तुम्हारे फ्री के नंबर है, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ठीक से समझी है, याद करी है, पढ़ी है, रिवाइज करी है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स को समझना। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, आई हैव जस्ट मेक यू द ओवरव्यू ऑफ द फीचर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? मतलब कि मैंने तुम्हें बताया था ना, कंपनी हर एक काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, बट वो साइन नहीं कर सकती। साइन के लिए उसके पास क्या है? कॉमन सील है। ठीक है। तो अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी क्या है? क्रिएशन ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि इसका जो बाइंडिंग लॉ है वो कौन सा होता है? कंपनीज एक्ट 2013 होता है, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब मेंबर से इसकी एंटिटी क्या है? सेपरेट है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन में क्या लिखेंगे? कंपनी जो है वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। फिर उसके बाद थोड़ा कहानी टाइप जो हम लिखते हैं ना मार्क्स फैक्ट करने के लिए, तो उसमें आ जाएगा। जैसे एक नेचुरल पर्सन क्रेडिटर उठा सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, डेट इनकर कर सकता है, लोन उठा सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, केस फाइल कर सकता है एक दूसरे पे, ऐसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है? एज आर्टिफिशियल पर्सन, ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट, देन बोरो मनी, मनी बोरो कर सकती है, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड शू एंड कैन बी शूड। किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है और कोई उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। तो ये अपना क्या था? आर्टिफिशियल पर्सन। देन उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? आज के तारीख में जो अपना एनेक्टिंग लॉ है, एनेक्टिंग लॉ यानी कि लॉ इन फोर्स कंपनीज एक्ट 2013, वो क्या बोलता है कि जो एक कंपनी है
कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस प्लस कंपनी के ओनर, वो दोनों हमारे लिए क्या है, सेपरेट है, वो हमारे लिए सेम नहीं है। तो इसमें ये बोला है कि जो फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो कि उसके मेंबर से क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। इट्स एसेट एंड लायबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर, ओनर की जो एसेट लायबिलिटी है वो सेपरेट है एंड कंपनी की जो एसेट लायबिलिटी है वो सेपरेट है। द लॉ डजंट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर टू बी वन एंड द सेम, और जो लॉ है उसके लिए बिजनेस और ओनर सेम नहीं है, अलग अलग है। बट अगर तुमने, वैसे मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि एक ना लॉ में हमारे पास कंपनीज एक्ट में एक केस होता था, जो कि अभी भी है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का। इसमें क्या था कि जो सैलोमन था ना, उसने अपने नाम पे कंपनी खोली थी सैलोमन नाम से ही, तो उसने बहुत सारा डेट उठा लिया था कंपनी से ही। अब जो है क्रेडिटर आते थे उसके पास, क्रेडिटर बोलते थे कि हमें पैसा दो, और कंपनी में पैसा नहीं था। तो क्या होता था, जैसे उस पर केस ठोके जाते थे क्रेडिटर के द्वारा, तो वो बोलता था कि वो जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी के है, मेरे नहीं है, तो मैं लाइएबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल एसेट को नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो, कंपनी में पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि सैलोमन लोन की फॉर्म में सारा पैसा क्या कर चुका है, निकाल चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में पैसा नहीं बचा और क्रेडिटर को देने के लिए नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे डेलिबरेटली ऐसा किया गया कि पहले ही पैसे निकाल लो, क्रेडिटर आएंगे, तो वैसे भी अपना ओनर और बिजनेस अलग अलग है, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो ऐसी प्लानिंग करता था वो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब था कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हो गए जिसमें कुछ मेल प्रैक्टिसेस की जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, यानी लॉ क्या करेगा, ओनर और बिजनेस वाला जो रूल है सेपरेबिलिटी का, उसको क्या कर देगा, तेल लेने भेज देगा, यानी भाड़ में जाए वो रूल। हम देखेंगे अब कंपनी को चला कौन रहा था, चला कौन रहा था, सैलोमन, तो अब लाइबिलिटी किसकी आई, सैलोमन की। तो ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है। ये तुम्हारे नॉलेज पर्पज के लिए है, नहीं समझ आए तो यू कैन स्किप इट, और समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में कोट कर भी सकते हो, याद रह जाए तो। नहीं याद रहे तो गलत मत कोट करके आना, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो मेन क्रक्स है वो बस इतना सा है, बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, ठीक है, इतना सा क्रक्स है। इसी को तुम्हें अलग अलग तरीके से लिखना है, ये सेपरेट है तो इसका मतलब एसेट लायबिलिटी भी सेपरेट है, ये है वो है, मतलब कहानी जोड़ के आनी है बस, ठीक है। अब उसके बाद है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या है, अब हमने सोल ट्रेडर की देखी थी, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस का देखा था, उसके बाद पार्टनरशिप का देखा था। ये सब क्या थे, बिट इजी थे, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, स्पाइस प्लस पे लेना पड़ता है। अब ये स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म देख लेना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें नॉलेज पर्पज के लिए बता रही हूँ। क्यों ज़्यादा इसलिए बताती हूँ ताकि तुम रिटेन कर पाओ। तो एक जो कंपनी है, कंपनी कैसे खड़ी होती है, पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का भी अलग प्रोसेस होता है कि जैसे पहले नेम सोचो, नेम रिजर्व कराओ, नेम जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो शेयर इशू करने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। इशू हो गया तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। देन उसके बाद हम जो जनता से पैसा आया उसके बदले में शेयर अलॉट कर देते हैं। उससे पहले हमारा जो एमओए और एओए है वो बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपनी किस वजह से, किस पर्पज से फॉर्म की गई है, क्या उसका बिजनेस रहेगा। प्लस एओए क्या होता है, कंपनी जो है, जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, यानी एओए का क्या मतलब है, ये हमें बताता है रेगुलेशंस क्या क्या रहेंगे, रूल्स क्या क्या रहेंगे, जो एक कंपनी को फॉलो करना है अपने ऑब्जेक्ट को, अपने पर्पज को, अपने बिजनेस को रन करते हुए, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करो, फिर इशू ऑफ शेयर का प्रोसेस करो, फिर अलॉटमेंट, और फिर एमओए एओए बनाओ, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करो। सारा कुछ करने के बाद एक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है,
ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है इसका? द कंपनीज एक्ट 2013 में। तो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तीन ही कीवर्ड याद रखना है, टाइम कंज्यूमिंग, expensive and complicated. Time consuming, expensive and complicated. Again, time consuming, expensive and complicated. ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने, जैसे रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, इशू ऑफ शेयर का हो गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का हो गया। मतलब एक कंपनी में ना जो जो आप बोलते हो उसके लिए भी क्या बनती है? मिनट्स बनती है। एक मिनट्स नाम से एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें कि जितनी मीटिंग होती है ना, और मीटिंग में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स, वो भी लिखे जाते हैं, ठीक है, प्रूफ के लिए। एंड कंप्लाइंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। इसको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए, ये तुम लिख सकते हो, पेपर में भी लिख सकते हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती आज की डेट में जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉ की क्रिएशन है, कैन बी ब्रोट टू द एंड ओनली बाय द लॉ। लॉ ने बनाया तो लॉ ही खत्म कर सकता है, यानी लिक्विडेशन का प्रोसेस आता है। यहाँ पे क्या आता है? लिक्विडेशन का। यहाँ पे लिख लो, ये लिख भी सकते हो, कंपनीज क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन बी ब्रोट टू द एंड ओनली बाय लॉ। उसके बाद तुम लिख सकते हो बाय फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। एंड लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है? वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोज डाउन दी कंपनी, ठीक है। लो ने बनाया और लो ही क्या कर सकता है? बंद। और लो ने बंद करने के लिए क्या दे रखा है? वाइंडिंग अप का प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग समझाने के लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे? मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मेंबर आए, मेंबर जाए, लेकिन कंपनी क्या पड़ेगी? कंटिन्यू रहेगी, कंपनी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है? कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि जो मैनेजिंग बॉडी है वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब एक्टिविटी करते हैं तो डिसीजन लेने का भी पावर किसके पास है? बीओडी के पास है। बट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करता है? यानी कि किसके अप्रूवल के बिना डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता कोई भी काम। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है? शेयर होल्डर का है। बट एक्चुअल मैनेजिंग बॉडी कौन है? एक्चुअल करता धरता कौन है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स मतलब एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्टिविटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस, जो कि कौन है? टॉप मैनेजमेंट बॉडी है। द डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर, यानी डायरेक्टर ने जो भी किया, जो भी वो करेंगे, जो वो सोच रहे हैं, उसके लिए जो भी उसका आउटपुट आएगा उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे वो शेयर होल्डर को। यानी कि अगर शेयर होल्डर पूछता है कि ये लॉस कैसे हुआ, तो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी किसकी रहेगी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आपकी आंसरेबिलिटी है। अगर मैंने आपसे पूछा तो आप ही आंसर दोगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। The shareholder, however, do not have the right to be involved in day-to-day running of the business. Shareholder day-to-day running of business में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब छोटे मोटी चीज़ों के लिए। बट जो एक बड़ा डिसीजन है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उनके डिसीजन लेने के लिए, जैसे बहुत बड़े अमाउंट का लोन उठाना है, तो लोन के लिए भी कौन अप्रूवल देगा? शेयर होल्डर्स देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू रेज का लोन फ्रॉम अ बैंक और इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंट्रोल का पॉइंट। देन उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी हमने देखा था सोल ट्रेडर में क्या थी? अनलिमिटेड थी।
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की अनलिमिटेड एंड अदर को पार्टनर की लिमिटेड थी। देन पार्टनर्स की लायबिलिटी वो अनलिमिटेड थी एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें भी जो एक पार्टनर है, एक या एक से ज्यादा, किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ये मैं थोड़ा जो बोल रहा हूँ ना बीच में, वो उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जो रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, तो तुम देख लेना जिसने रिवाइज नहीं किया है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बिजनेस तुम्हारे हाथ से गया, चाहे मैं कितना ही ठीक पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, तुम्हारे हाथ से बिजनेस जाएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी में जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स कंट्रीब्यूटेड, शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स, यानी शेयर होल्डर ने जितना पैसा शेयर को एक्वायर करने के लिए दिया था उतने तक ही उसकी क्या है, लायबिलिटी है। उसकी पर्सनल एसेट को हम नहीं लेंगे क्रेडिटर को पे आउट करने के लिए। ठीक है, तो the liability of the members is limited to the extent of the capital contributed, capital जहां तक contribute की गई है वहां तक ही member की क्या है, liability, और member कौन है, शेयर होल्डर। the creditor can use only the asset of the company to settle their claims, जितने क्रेडिटर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एसेट्स को ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सिंस इट इज कंपनी एंड नॉट द मेंबर दैट ओज द डेट, कंपनी ने उधारी ली है ना कि मेंबर्स ने लिया है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस और ओनर को सेपरेट मान के चल रहे हैं, तो बिजनेस जो कर रहा है उसकी वजह से ये दैट्स आए हैं, ना कि ओनर्स की वजह से। द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट दी लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। अब लास्ट लाइन का मतलब क्या है, मान लो मेरा जो शेयर था वो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी मेरे शेयर की, और मैंने अपने एक शेयर को खरीदने के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे दिए, 8 रुपए दिए है। ठीक है, कितने दिए, 8 रुपीज, बचा कितना, 2। तो अगर मान लो कंपनी की हालत बहुत खराब है, उसके क्रेडिटर वो पे नहीं कर पा रही, तो आपसे, क्योंकि पहले दिन पे अग्रीमेंट ये हुआ था कि आपको 10 रुपए देना है, बट अभी तक आपने 8 ही रुपए दिए, तो कंपनी जो है क्रेडिटर को पे करने के लिए आपसे 2 रुपए ही ले सकती है, 10 रुपए से एक्स्ट्रा नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 10 रुपए थी, आपसे 12 रुपए नहीं लिए जाएंगे। You will only be liable for the 2 rupees which were unpaid from your side। ठीक है, फिर कॉमन सील, कॉमन सील है। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल बोला है ये मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ ताकि याद रहे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 10, 10 रुपए थे, 10 रुपीज, यू पेड ओनली 8। ठीक है, नाउ company can ask for rupees 2 from you। और जो ये क्रेडिटर का मसाला है वो अपने आप ध्यान कर लेना, इतना मैंने लिखवा दिया है तो तुम ये चीज तो रिकॉल कर सकते हो कि किस वजह से मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। ये ग्रीन, वैसे तुम इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो, मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर यही चीज तुम्हें शॉर्ट नोट में पूछ ली तो तुम लंबा लंबा लिख के आ जाना। और फीचर्स वाले क्वेश्चन में पूछा जहाँ पे तुम्हें 5-6 फीचर्स लिखने हैं तो वहां पे मत लिखना, वहां पे सिर्फ बुक का कंटेंट डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील में क्या आएगा, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी उसके हाथ पैर नहीं है, कांट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, अपने नेम का सिग्नेचर जो है वो खुद नहीं कर सकती। Therefore, every company is required to have its own seal when acts as official signature of the company। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर के जैसे कोई साइन करना है तो उसके लिए कंपनी को क्या दी गई है, कॉमन सील दी गई है। और कॉन्सेप्ट बताते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि जो कॉमन सील है उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, अथोराइज किया जाता है कि कॉमन सील इसी पर्सन के पास रहेगी और सिर्फ यही पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कंपनी के बिहाफ पे स्टैंप लगा सकता है डॉक्यूमेंट पे, डिसीजन पे। ठीक है, उसके बाद है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में क्या आएगा, देखो
हर एक जगह हमें लॉस भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट हो। तो जो लॉस है एक कंपनी का, तो कंपनी के मेंबर्स उसको झेलते हैं, और मेंबर कौन है? शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपनी में, तो जो लॉस बढ़ता है वो शेयर होल्डर में उनके शेयर के शेयर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में बट जाता है। ठीक है। द रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर बोर्न करते हैं, यानी सहते हैं। In the face of financial difficulty, all shareholders in a company have to contribute to the debts to the extent of their share in the company's capital. अब कंपनी के बुरे हालात है, क्रेडिटर पे नहीं कर पा रही, तो वे अपने शेयर तक लाइएबल रहेंगे क्रेडिटर को पे करने के लिए। The risk of loss thus gets spread over a large number of the shareholder. अब कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर है, तो सबके बीच क्या बढ़ जाएगा? रिस्क रिस्क बढ़ जाएगा और लॉस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपने 8 के 8 फीचर क्या हो जाता है? खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम मेरिट एंड डीमेरिट्स करने वाले हैं। उससे पहले तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन में बस यही था, ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, और इसकी जो एंटिटी है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेंबर्स है। सेपरेट लीगल एंटिटी में मैंने ये बताया था, इनकॉर्पोरेशन के जैसे ही बिजनेस और ओनर जो है वो अलग होता है। एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी अलग है, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ओनर्स अलग है। फिर फॉर्मेशन में देखा था कि ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन में मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनीज कंटिन्यूज फॉर एवर। ये था। ठीक है। इसको क्रिएट भी लो करता है और डिस्ट्रॉय भी कौन कर सकता है? लो, बाय द वाइंडिंग अप, बाय द लिक्विडेशन। कंट्रोल में हमने देखा था कि जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज है, डिसीजन मेकिंग है, वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर की क्या है? डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है शेयर होल्डर के प्रति। फिर उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है टिल द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द शेयर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद कॉमन सील। कॉमन सील का स्टैंप वाला कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ। फिर रिस्क बियरिंग में देखा था हमने, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो लॉस जो है वो सारे शेयर होल्डर्स में बंटने वाला है, और शेयर होल्डर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होते हैं एक कंपनी में। तो यहाँ अपनी रिवीजन भी खत्म हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है। देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द कंपनी।